अच्छा देखें, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हमने बात की थी। हमने कहा था कि ये nth ऑर्डर नॉन लीनियर या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसमें एफ ऑफ एक्स की कहानी थी। हमने कहा था कि अगर ये एफ ऑफ एक्स जीरो हुआ तो ये इक्वेशन होमोजीनियस होगी, और अगर ये एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं हुआ तो ये इक्वेशन होगी नॉन होमोजीनियस। ठीक है। अब लास्ट टाइम मैंने आपको जो क्लास में करवाया था उसमें हमने ये अज्यूम किया था कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। जैसे ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स अगर जीरो है तो इक्वेशन होमोजीनियस है और लीनियर है ऑब्वियसली, और अगर एफ ऑफ एक्स जीरो नहीं है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है। फिर होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने ये चार किस्म के सॉल्यूशन निकाले थे। हमने कहा था कि अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन होगा, ये जो गिवन इक्वेशन है आपकी स्क्रीन पे, दिस वन, ये अगर होमोजीनियस है तो इसके चार एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के इसके रूट्स का नेचर क्या है। अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट थे तो सॉल्यूशन एक्सपोनेंशियल था। ये मैं बोर्ड पे लिखवा चुका हूँ, आपके पास लिखा हुआ होगा। अगर ये रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो इसका रिस्पांस जो है वो एक्सपोनेंशियल और उसके साथ साथ यूं समझ लें कि अलजेब्रिक भी है। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको पहले दे चुका हूं। इसी तरह से अगर रूट्स इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे तो रिस्पांस एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक था। और आखिर में इसका अगर इमेजिनरी और रिपीटेड रूट्स होंगे तो रिस्पांस अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक इसके अंदर आता था। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, इस पे मैंने टाइम नहीं लगाना। फिर इसी का सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया था। एक इक्वेशन हमने ये अज्यूम कर लिया था कि डी अपॉन डी एक्स बराबर होगा कैपिटल डी के। तो जहां जहां पे डी अपॉन डी एक्स है वहां वहां पे हम डी लिखेंगे। जहां जहां पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है वहां पे डी स्क्वायर, फिर डी क्यूब, डी पावर 4 एंड सो ऑन। तो सिर्फ इस डिफरेंशियल को हटाने के लिए हमने इसका सैंपल चेंज किया है, बाकी ये सारा का सारा सेम है। नेचर ऑफ रूट्स हम निकाल रहे थे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। अब देखें, ये वही इक्वेशन है जो मैं आपको पहले दिखा रहा था। ये वही इक्वेशन है। इसमें यहाँ पे था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह पे जीरो है, तो ये होमोजीनियस है। ठीक है। अब इस होमोजीनियस में ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था, मैंने आपको बताया था। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हम रूट्स निकाल रहे हैं। रूट्स निकालने के बाद हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखें कि रूट्स क्या आए हैं, इक्वल रूट्स आए थे। यही क्वेश्चन मैंने करवाया था, जो कि केस नंबर 2 है। तो केस नंबर 2 का फार्मूला हमें याद है, मैंने लिखवाया है। उस फार्मूला में इन रूट्स की वैल्यूज पुट करते, होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये था वो काम जो कि हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब इसके बाद जो आज का काम है हमारा, वो दो हिस्सों में है। पहले तो इस इक्वेशन को हम नॉन होमोजीनियस बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो जीरो है इसकी जगह पे कोई ना कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन होगा तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स की वजह से क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ये। तो ये हायर ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, किस तरह से होंगे, उसके ऊपर हमने पहले बात करनी है। ठीक है जी। जहां पे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ ना आए, तो मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब इसी इक्वेशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, दैट मींस हायर ऑर्डर है मगर लीनियर है और नॉन होमोजीनियस। तो देखें, एक इक्वेशन के अंदर तीन कैटेगरीज आपको नजर आ रही है। ये जो पहला पोर्शन है इसके अंदर, ये आप जानते हैं। देखें यहाँ पे d किसके बराबर है? d बराबर है d अपॉन डी एक्स के। सही है। तो ये हायर ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन n है। n की वैल्यू अगर 3 होगी तो ऑर्डर 3, n की वैल्यू अगर 4 होगी तो ऑर्डर 4। तो इस n के हिसाब से आप ये सारी चीजें इसमें चलाते रहेंगे।
अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 0 नहीं है, लिहाजा हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है। ओके, अगर ये इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसके सॉल्यूशन के दो पार्ट्स हैं। इसका सॉल्यूशन y बराबर होता है yc प्लस yp। y इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, yc क्या है और yp क्या है? yc को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ आपके साथ। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहा जाता है yc को। और ये कैसे निकलेगा? ये बिल्कुल जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन प्रीवियस दिखाया, जो लास्ट क्लास में करवाया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू नेचर ऑफ रूट्स को यूज करते हुए हम yc मालूम करें। तो इसका मतलब ये है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर एक पोर्शन जो ये वाला है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये वही होमोजीनियस वाला है, तो इसका सॉल्यूशन भी वही होगा होमोजीनियस वाला yc। तो मतलब ये हुआ कि ये 50% तो हम कर चुके, बाकी बचा इसका ये एफ ऑफ एक्स का मामला। तो ये एफ ऑफ एक्स को यूज करते हुए हम इसका yp मालूम करें, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस तरह से निकलेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का एक सिंपल फार्मूला है कि yp इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ डी। अब आप इसको ये अज्यूम कीजिए कि ये जो डी में इक्वेशन लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये एफ ऑफ डी है। मतलब ये है कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ नजर आ रहा है, एफ ऑफ डी मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर हमें यहां से वाई पी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस y को हम लिखेंगे yp और रीअरेंज कर देंगे yp के लिए, तो हमें ये फंक्शन मिल जाएगा f ऑफ x अपॉन f ऑफ d। अब इस फार्मूला के अंदर हमने दोनों इक्वेशंस या दोनों फंक्शंस पुट करने हैं। पुट करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन जो भी मिलेगा दैट विल बी द पर्टिकुलर सॉल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, और फिर आखिर में yc और yp दोनों को ऐड कर देंगे, हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। होपफुली आपको इसका मेथड समझ में आ गया। तो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए yc और हमें चाहिए yp। yc उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए रियल और इमेजिनरी रूट्स देखते हुए हम yc निकालेंगे, और yp का मैंने आपको फार्मूला बताया कि f ऑफ x अपॉन f ऑफ d होता है। आखिर में इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका टोटल सॉल्यूशन y मिल जाएगा। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ठीक है जी, अब इस पे एक क्वेश्चन में करवाता हूं। ठीक है, उसी से मिलता जुलता पेपर में आपको क्वेश्चन नजर आएगा। ठीक है जी, नेचर क्वेश्चन का सेम होगा, वैल्यू आगे पीछे हो सकता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपको फर्दर वहीं पे समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, सो लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नाउ। मैं इसके ऊपर आपको असाइनमेंट भी दूंगा, 2-3 सवाल उस असाइनमेंट में और एक आधा सवाल क्विज में होगा, तो इस पेपर से पहले आपकी प्रैक्टिस इसकी पूरी हो जाएगी। देखिए फॉर सर एग्जांपल एक्सक्यूज मी जी, सर, प्लीज कोई असाइनमेंट नहीं दे। पेपर रोज पेपर होता है, बिल्कुल टाइम नहीं है जी बेटा असाइनमेंट्स मैं करने का। वो बात समझ रहा हूँ, बट आपको टाइम दिया जाएगा क्योंकि हमें असाइनमेंट्स 4 करने होते हैं, तो इसलिए देना पड़ेगा। अभी आप क्लास में इस बात पे बहस ना करें, ठीक है? इस पे बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, टाइमिंग के हिसाब से हम उसको आगे पीछे कर लेंगे, बाकी असाइनमेंट्स और क्विजेस होंगे जरूर। अच्छा जी, तो ये इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल आपको गिवन है ये y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 13y इक्वल टू 8 साइन 3x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भूल जाइए, ये नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको मैंने इसके सैंपल्स पहले बताए थे कि अगर
y के ऊपर एक कामा है तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव के तौर पे यूज होता है, ये आपको बखूबी पता है। इसी तरह से इसी चीज को हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंट तरीके से लिखने का ये सिर्फ मेथड है। अब इसी को अगर मैं यूं लिखूं, ये जो इक्वेशन मुझे गिवन है, इसको मैं लिखूं डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13, और इनसे मैं y कॉमन ले लूं, क्योंकि याद रखें ये डेरिवेटिव है, ये दो चीजें किस चीज की है, डेरिवेटिव की है। लिहाजा इसको आप ऐसे देखेंगे कि ये ऐसे लिखा हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4dy, डी स्क्वायर वाई माइनस 4dy प्लस 13y। तो मतलब ये है कि इन तीनों में y कॉमन है, मैंने y कॉमन ले लिया, 8 sin 3x सेम रहा। अब आप देखें तो ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि ये इसके अंदर f ऑफ x है, और ये जो d वाला फंक्शन है ये है f ऑफ d। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि हम जाएंगे y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी पे। पहले वाई सी मालूम सर करेंगे जी। सर ये डी स्क्वायर के साथ y है। जी डी स्क्वायर के साथ y नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको y को कॉमन ले लिया है ना। यहाँ पे देखो ये जो ये लिखा हुआ है ना बेटा y डबल प्राइम, ये डबल प्राइम यूं समझ लें किस चीज का है, डी स्क्वायर का है, क्योंकि एक एक कामा मैंने आपको बताया कि किसका होता है, सिंगल डेरिवेटिव का। डबल प्राइम है तो ये डबल डेरिवेटिव है, तो ये जो y लिखा हुआ है इसके ऊपर डबल डेरिवेटिव है, तो डबल डेरिवेटिव को मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर के साथ, और y सेम रहेगी, प्लस सॉरी माइनस 4dy प्लस 13y। अब इस पूरे में से आप y कॉमन ले लो तो आपको ये चीज मिल जाए। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है। अच्छा y कॉमन ले लिया तो हमें ये जो इक्वेशन मिला ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन हमने निकालना है वाई सी निकलेगा वो। ठीक है, उसका मेथड वही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है कि यहाँ पे इसके अंदर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू है -4 और c की वैल्यू है 13। ठीक है, अब b की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, -b और -4 तो +4 हो जाएगा, फिर b स्क्वायर कर दिया ये, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 दैट इज 4ac माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूला में ये वाली सब्स्टिट्यूशन हमने की है, इससे हमने सिंप्लीफिकेशन की तो ये मिलेगा 4 16 माइनस 52। फर्दर सिंप्लीफाई करो तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 36। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आएंगे तो उसकी जगह पे आयोटा लिखा जाता है। लिहाजा हम इसको सेपरेट करके कैसे लिखेंगे, हम इसको सेपरेट करके ऐसे लिखेंगे कि अंडर रूट माइनस 36 का मतलब है अंडर रूट -1 और अंडर रूट 36। अब अंडर रूट -1 का मतलब है आयोटा, और 36 का अंडर रूट होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 आयोटा, और 4 सेम लिखा हुआ है, तो 4 प्लस माइनस 6 आयोटा अपॉन 2। अब इसमें से ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, और ये वाला 2 कॉमन और डिनोमिनेटर वाला 2 खत्म हो जाएगा। बाकी आपको आंसर मिलेगा 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। याद रखिए मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आएंगे तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो इसके टोटल रूट्स आएंगे 2। दोनों रूट्स यहाँ पे क्या आए हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आए हैं। डिस्टिंक्ट रूट्स भी हैं, तो इसके ऊपर आप जो फार्मूला लगाएंगे वो केस नंबर 3 वाला लगाएंगे। लास्ट लेक्चर वाला, लास्ट संडे वाला आप क्लास उठाएं, कॉपी उठाएं, आपको मैंने फार्मूला लिखवाया था केस नंबर 3 का, जब रूट्स इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट हो। ठीक है जी। सो ये देखें 2 रूट्स मिले हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं और कॉम्प्लेक्स हैं, तो केस नंबर 3 जो कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी। सो इसको जाके उस फार्मूला में हम पुट करेंगे। फार्मूला में पुट करोगे तो आपको देखें ये दिस इज अल्फा और दिस इज बीटा, ये अल्फा प्लस माइनस बीटा आयोटा, इस तरह से आपको मिलेगा, ये लिखा हुआ है आपके पास। सही है, तो अल्फा होता है, इसका फार्मूला था ई पावर अल्फा
और साइन और कॉस के साथ आता था बीटा। तो एक्सपोनेंशियल के साथ अल्फा की वैल्यू हमने लिख दी 2x, और कॉस बीटा और साइन बीटा हमने इस तरह से लिख लिया। C1 और C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज हम नहीं निकाल रहे, इनको फिलहाल हम एज इट इज रखते हैं। सो अप टू दिस पॉइंट हमने जो इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में एक पोर्शन था होमोजीनियस वाला, उसको हमने सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन YC मालूम कर लिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया। यहां तक सबको क्लियर है? तो मैं आगे चलूं। क्लियर है यहां सर तक ये सब? लास्ट क्वेश्चन जी सर। समझ आया। बेटा ये आपके पास लास्ट क्लास में आप शायद नहीं थी, आप थी लास्ट क्लास में? नहीं सर। जी, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने फार्मूला लिखवाए थे, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको आप यहीं कंटिन्यू करें, ये फार्मूला से आया है। ये जो इस लास्ट में कल वाली क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पिछले संडे वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फार्मूला है, ये डायरेक्ट केस नंबर 3 का फार्मूला मैंने लिखवाया हुआ है। आप किसी से लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फार्मूला कैसे बना है। मैं अभी उस फार्मूला में नहीं जा रहा हूँ, आप सिर्फ ये समझिए कि ये फार्मूला से आया है। ठीक है, वो फार्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। सर ये फॉर्मूला है ना, बस मुझे ये बता दीजिए फॉर्मूला जी है। जी जी, ये फार्मूला है। ये देखें, जब ठीक है सर। इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट रूट्स आए थे तो ये वाला फार्मूला मिला था। ये देखें, ये लिखा हुआ है e पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स और C2 cos बीटा एक्स। क्लियर? तो यस ये सर। जी, ये फार्मूला में जाके हमने इसको पुट कर दिया। अच्छा जी, अब YC तो मिल गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट YP। पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि YC और YP दोनों चाहिए। अब YP का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि YP बराबर होगा f ऑफ x अपॉन f ऑफ d। ये फार्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब f ऑफ x मुझे बताएं कि क्या गिवन है आपको। देखें, f ऑफ x आपको गिवन है 8 sin 3x, ये f ऑफ x है। और f ये है f ऑफ x, और ये जो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 लिखा हुआ है, ये है f ऑफ d। तो इन दोनों का रेशो जो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी YP। तो पहले तो इन दोनों की वैल्यूज यहां पुट कर दें। पुट करने के बाद थोड़ी बारीकी आएगी तो उसको देखते हैं। देखें, वैल्यू पुट कर दिया। दिस इज f ऑफ x अपॉन f ऑफ d। f ऑफ x की जगह पे 8 sin 3x और f ऑफ d की जगह पे d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 13 पुट कर दिया। यहां तक क्लियर है? जी जनाब, यहां तक बता दें थोड़ा मुझे, फिर मैं आगे आगे इसमें जो जी सर। छोटी सी लॉजिक है वो बता दूं, फिर ये क्लियर है सारा। जी सर। अच्छा, अब देखें, मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था, बिल्कुल शुरू वाली क्लासों में, कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि उसमें जो डेरिवेटिव वाले टर्म्स है हमने उसको एलिमिनेट करना है। अल्टीमेटली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट करने से डिफरेंशियल खत्म होता है। तो बेसिकली हमें इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन हमारा बना है, इसमें डिफरेंशियल के टर्म्स को एलिमिनेट करना है। ऑब्वियसली उसको मैथमेटिकल रूल्स के थ्रू हम एलिमिनेट करेंगे। याद रखें कि जब भी हम YP मालूम कर रहे होंगे, तो YP मालूम करने के वक्त जब भी d स्क्वायर हमें नजर आएगा, तो d स्क्वायर की जगह पे हम पुट कर देंगे, आपको नजर आएगा कि यू आर गोइंग टू पुट इसमें d स्क्वायर विल बी इक्वल टू माइनस a स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर क्या है? लेट मी कॉल दिस अल्फा स्क्वायर। जो भी वैल्यू यहां पे मिली है, मैंने आपको बताया कि ये अल्फा है और ये बीटा है। डी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या रखनी है? एक सेकंड दीजिएगा मुझे। -13। अच्छा, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको कंफर्म कर लूं।
जी, तो इसको आप ए स्क्वायर कह दें या इसको आप अल्फा और बीटा स्क्वायर कह दें। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो इसमें डी स्क्वायर की जगह पे आप पुट करेंगे इनमें से कोई भी वैल्यू। मतलब आप चाहें तो डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर पुट कर दें, या आप इसमें डी स्क्वायर की जगह पे माइनस बीटा स्क्वायर पुट कर दें। तो देखें अल्फा की वैल्यू है 2, बीटा की वैल्यू है 3। तो आप चाहें तो 2 स्क्वायर पुट कर दें इसमें, या 3 स्क्वायर पुट कर दें। क्योंकि देखें ये इसके सॉल्यूशन है। मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, वो नंबर होता है जो उसको सेटिस्फाई करे। तो ये दोनों 2 और 3 दोनों इसके सॉल्यूशन का पार्ट है। तो आप इसमें कोई भी पुट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन पे जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर इस वक्त हम इसमें 3 पुट कर रहे हैं। तो डी स्क्वायर की जगह पे हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। तो माइनस का 3 स्क्वायर जब ये हो जाएगा तो 8 साइन 3x सेम अपॉन इसकी जगह पे आप पुट कर रहे हैं माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9 -4d सेम रहेगा। डी को रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है, +13। अब +13 और -9 ये सिंप्लीफाई हो जाएगा तो आंसर बचेगा प्लस का 4 और -4d। ठीक है, फिर इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो वो 4 जाके इस वाले 8 को डिवाइड करेगा और नीचे बच जाएगा 1 - d। ये बात समझ आई यहां तक? बस इसके बाद आखिरी स्टेप है, ये अगर आपको समझ आ गई तो फिर ये आधे मिनट में खत्म हो जाना है क्वेश्चन। डी स्क्वायर को किस तरह से एलिमिनेट किया ये समझ आया? जो भी रूट वैल्यू आई है उसका माइनस और स्क्वायर करके उसको रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो उसका सॉल्यूशन है। वंस अब देखें डी स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। अब हमारे पास बाकी क्या बचा? बाकी इक्वेशन में हमें बचा है दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसमें अभी भी डी एग्जिस्ट करता है। मैंने आपको कहा था कि ये इक्वेशन तब सॉल्व होगा जब इसमें से डी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी इज व्हाट? डी इज डी अपॉन डी एक्स। एक तरीके का था इसको एलिमिनेट करने का इंटीग्रेशन। ये मैंने आपको बताया था कि हायर ऑर्डर में हम इंटीग्रेशन नहीं करते, उसके रिप्लेसमेंट मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो डी स्क्वायर को रिप्लेस करने का तरीकेकार मैंने आपको बताया कि माइनस अल्फा स्क्वायर या माइनस बीटा स्क्वायर करें। वेरेज जब भी डी आएगा तो, और डिनोमिनेटर में डी आएगा, न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में डी आएगा तो उसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि हम रेशनलाइजेशन करते हैं, कॉन्जुगेट और रेशनलाइजेशन करते हैं इसका, ताकि हमें डिनोमिनेटर वाला डी एलिमिनेट हो जाए और न्यूमरेटर में डी मिले, वो उसको डायरेक्ट हम डिफरेंशियल कर दें। देखिएगा कैसे। देखें इस इक्वेशन का अगर मैं कॉन्जुगेट करूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1 + d, और इसका मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो अपॉन 1 + d, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड 1 + d से कर दिया। तो न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 + d, और डिनोमिनेटर में 1 - d और 1 + d दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला बनेगा। ये हो जाएगा 1 - d स्क्वायर, और ये 8/4 में से आपको मिला 2। ठीक है, अच्छा अब वापस मसला हो गया। हमने ये काम किया तो है, बट इसमें ये हुआ है कि हमें डी स्क्वायर वापस मिला है। कोई टेंशन नहीं है, जहां पे डी स्क्वायर है वहां पे आप पुट कर दें वापस वही वैल्यू उसकी जो हमने प्रीवियस में पुट की थी। तो इससे ये होगा कि डिनोमिनेटर से सारे के सारे जो डिफरेंशियल है वो खत्म हो जाएंगे। तो अब आपको आंसर मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 + d साइन 3x अपॉन 1 माइनस इंटू -9, दैट इज ये हो जाएगा 2/10, 2/10 1 + d साइन 3x।
अब डिनोमिनेटर से तो डिफरेंशियल खत्म हो गए, न्यूमरेटर में बच गया, तो न्यूमरेटर में डी का मतलब क्या है, डेरिवेटिव। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो पहले तो ये हो जाएगा 1/5, ये 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए इस साइन 3x के साथ, तो ये हो जाएगा साइन 3x सेम प्लस डी साइन 3x। अब ये d sin 3x जो है, दिस इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ sin 3x। और आपको पता है कि sin का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। और अगर sin 3x हो तो हम कहते हैं cos 3x मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल, दैट इज 3। तो पहले sin 3x का डेरिवेटिव किया cos 3x, फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव किया। इसके ऊपर आप जाके चेन रूल अप्लाई कर दें तो इस तरह से आपको कार्रवाई इसकी होके मिल जाएगी। तो 3x को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, आपको आंसर मिला 3। ठीक है, वही चीज यहाँ पे हुई भी, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये 10 हो गया, साइन 3x 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साइन 3x को d के साथ मल्टीप्लाई किया, तो दैट मींस d साइन 3x। तो ये d साइन 3x का मतलब क्या है, ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x इज cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 3। तो अल्टीमेटली आपको आंसर मिलेगा 1/5 यहाँ से साइन 3x प्लस cos 3x। सो ये yp आपको मिल गया इस तरह से। इस पोर्शन में आपको कहीं पे क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। सर ये कॉस की समझ नहीं आई मुझे। बेटा सिंपल डेरिवेटिव है, d का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, d का मतलब होता है d/dx। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। जी सर। तो जब d sin 3x हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d/dx sin 3x, that means derivative of sin 3x with respect to derivative of x। तो मैंने वही तो किया है, आई बात समझ में। d को एलिमिनेट करने का तरीका ये हुआ कि d स्क्वायर आएगा तो अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर में d आएगा तो उसको रेशनलाइजेशन करेंगे, और फिर जब न्यूमरेटर में d मिलेगा तो जिस भी फंक्शन के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मींस वो डायरेक्टली उसको डिफरेंशिएट कर रहा है, तो उसकी जो भी डिफरेंशिएशन का आंसर होगा वो हम रख लेंगे। तो यहाँ पे ये सिर्फ साइन 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसीलिए साइन 3x को डेरिवेट कर दिया। क्लियर, बोले वरना जो कंफ्यूजन है पूछ लें। क्लियर हो गया। जी सर। अच्छा, अब yp आपको मिल गया और yc भी मिल गया। आपको पता है कि टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो दोनों का सम होगा। दिस इज yc, ये हम पहले मालूम कर चुके हैं, और ये मिला हमें yp। कंप्लीट सॉल्यूशन है वो है दोनों का एडिशन, तो दोनों को ऐड कर लें सिंपली। yc का आंसर पड़ा हुआ है, yp का आंसर पड़ा हुआ है, दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व किया हुआ है, आपको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली दोनों ब्रैकेट्स को आपस में ऐड कर लें, यहाँ तक बस ठीक है। ये वाला इसका आंसर है, दैट्स इट। इससे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक ये चले। अब ये हायर ऑर्डर को सॉल्व करने का ये तरीका है, मैंने आपको कहा था कि इस हायर ऑर्डर के अंदर इंटीग्रेशन नहीं होगी, तो वो देखें कहीं पे भी आपको इंटीग्रेशन नजर नहीं आएगी। मेथड्स हैं, इंटीग्रेशन वाले मेथड्स भी एग्जिस्ट करते होंगे, बट वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। हम बगैर इंटीग्रेशन किए हुए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन में मैं आपको इसकी जो ये राइटिंग है ये मैं शेयर कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन, उसको आप वापस देखिएगा। यहाँ पे भी कहीं पे भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो yc वाला है वो तो आपको बखूबी आता है, वो हम पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ yp का मसला था, उसमें सिर्फ आपने हर वक्त ये ध्यान में रखना है कि हमने d को एलिमिनेट करना है। d स्क्वायर होगा तो अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते जाएंगे,
बी होगा तो उसको जो है हम करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, या अगर न्यूमरेटर में है तो फिर रेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसको डिफरेंशिएट कर देगा और आंसर मिल जाएगा। तो समहाउ इस पूरे इक्वेशन से ये जो फार्मूला बन रहा है, इसमें जितनी बार भी डी आएगा उसको उतनी बार हम उसको खत्म करते रहेंगे। जैसे ही सारे डी इसमें से खत्म हो गए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो हमारा आंसर वही रहेगा। क्लियर? सर इसके आंसर में 2 आपने दिया हुआ है, 2 एक्सपोनेंशियल एक्स के 2x। सर ये ये तो 2 कहाँ से आया? ये यहाँ पे है ना, ये तो प्रीवियस फार्मूला से था ना बेटा। ये कॉम्प्लीमेंट्री का है, ये आए थे इसके रूट्स, इमेजिनरी और ओके डिस्टिंक्ट सर। रूट्स, ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला मैंने आपको इधर दिखाया था ना, इस फार्मूला में ये देखें क्या है फार्मूला। जब भी रूट्स इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होंगे तो सॉल्यूशन होगा ये, y इज इक्वल टू ई पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आया है रूट्स के, वो आए 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 2 अल्फा है और 3 बीटा है, तो 2 हमने उठा के अल्फा की जगह पे पुट कर दिया, और 3 एक यहाँ पे बीटा में और एक यहाँ पे बीटा में। बाकी ये फार्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? बोले। जी सर। जी अच्छा जी। सर। अच्छा जी, तो अब एक क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, बाकी एक हमने करना है जो कि मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन का नाम है बड़ा मजे का, काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वो भी बिल्कुल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की तरह ही है, बस उसमें एक छोटा छोटा सा डिफरेंस है काशी यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब वो छोटा सा डिफरेंस क्या है और उसकी वजह से उसके सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है, वो हमने सिर्फ देखना है। बाकी ओवरऑल मेथड जो है वो अभी जो जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया सारा का सारा उसी तरह से ही आपको नजर आएगा। उसमें दो दो चीजें हैं जो कि हमने सब्सटीट्यूशन करनी है। सही है, तो उसकी तरफ चलते हैं। मगर ये जूम का सेशन खत्म होने को तो मैं नया लिंक आपको भेजता हूँ, होपफुली व्हाट्सएप चल रहा होगा, वरना फिर जीसीआर पे भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, कोई ना कोई फिर वहां से उठा के जीसीआर से व्हाट्सएप पे भेज दो। सही है, 3 मिनट बचे हैं, 10-15 मिनट का नया सेशन होगा मैक्सिमम।